हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं और आज है 9 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 9 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और साथ में देखते हैं स्टैटिक जीके जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि 18वें एशियन फुटबॉल 18वें एशियन फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसमें खासकर एशिया महादेश के जो देश होते हैं वहां के टीम भाग लेती है और इसका 2023 में आयोजन किया जाएगा आपको चीन में। कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। और इसकी घोषणा किया गया है आपको एशियाई फुटबॉल और इस संघ के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि 2023 में आपको एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ होगा? आपको चीन में होगा। और ये एशियाई फुटबॉल संघ की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर आपको कुआलालंपुर में है। कहाँ है? तो कुआलालंपुर में है। और ये कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया में है। तो यही इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। चीन से एक और याद रखेंगे कि 2022 में आपको 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, यानी शीतकालीन आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको चीन में होगा। यानी 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? चीन में। जबकि 2021 में जो हो रहा है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह प्रोत्साहन किया गया खासकर दिव्यांग लोगों के लिए, खासकर दिव्यांग जो महिला या पुरुष है उनसे जन्मे जो बच्चे होंगे, लड़का होगा तो उसको आर्थिक रूप से 15,000 रुपया आर्थिक मदद दिया जाएगा। जबकि लड़की होगी तो उसे 20,000 रुपया का आर्थिक मदद दिया जाएगा। किस लोगों के लिए? जो दिव्यांग के बच्चे होंगे उनको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसे शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, यहाँ के सीएम आपको योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और याद रखेंगे यहीं पर आपको माटी काला योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया था। माटी काली योजना जो शुरू किया गया था खासकर कुम्हार वर्गों के आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का उद्घाटन किया है? तो कृषि संजीवनी वैन की उद्घाटन किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। यानी ये कृषि संजीवनी वैन जो है वो वैन पर ये सारे आपको कृषि से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी और अलग अलग क्षेत्रों में ये घूमेगा। तो ये कर्नाटक में शुरू किया गया। कहाँ से? कर्नाटक में शुरू किया गया। तो इसको आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि अगले प्रश्न में आपको रिवीजन में सब दिया हुआ है। खेलो इंडिया आइस हॉकी, यानी खेलो इंडिया आइस हॉकी का आयोजन हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। कहाँ? लद्दाख में। यानी लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी गठन हुआ था आपको 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 2019 में किया गया था। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। और इसमें 2 जिला है, लेह और कारगिल। लद्दाख में कौन जिला है? लेह और कारगिल, ही 2 जिला है लद्दाख में। और ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा जाए तो यहीं से याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था 2020 में हुआ था आपको गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। ये तीसरा था खेलो इंडिया यूथ गेम। जबकि इसके बाद 2021 में जो होगा वो पंचकुला में होगा। कहाँ होगा? पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। यानी आपको चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? पंचकुला में होगा। यानी 2021 में होगा ये। जबकि पूछे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम,
यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और इस साल 2021 में कहाँ आयोजन होने की संभावना है, तो पुणे में होगा। यानी पुणे में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा पंचकुला हरियाणा में होगा। और इस साल का खेलो इंडिया आईएस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ, लद्दाख में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टेस्ला एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, वो सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन यानी चार्ज करने के लिए सुपर आपको चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है, यानी किस देश में लॉन्च किया है, तो ये चीन में किया है। कहाँ, चीन में किया है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग है। जबकि इसके सबसे बड़े शहर का नाम है शंघाई। सबसे बड़े शहर का नाम क्या है, शंघाई। और बीजिंग में ही शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है। शंघाई सबसे बड़ा, शी जिनपिंग यहाँ क्या है, राष्ट्रपति है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, युआन है। यहाँ की मुद्रा क्या है, युआन है। और जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और यहाँ के प्रधानमंत्री येसुहिडा सुगा है। अमेरिका से याद रखेंगे, अमेरिका में हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो बाइडन। क्या बने हैं, जो बाइडन। और फ्रांस के मैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने पोंग डैम यानी पोंग बांध जो है वो, जहाँ पे हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी, कहने का मतलब वह पक्षी जो दूसरे राज्य से जाती है दूसरे जगह, वो प्रवासी पक्षी जो है वो मृत पाई गई है, जो हजारों की संख्या में है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे है आपको, पोंग डैम, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और ये जो पोंग डैम बनाया गया है वो ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, ब्यास नदी पर ही बनाया गया है आपको पोंग डैम। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा, यानी रोहतांग दर्रे से ये शराबित होके आती है कौन, ये नदी। और रोहतांग दर्रे में ही विश्व का सबसे लंबा जो सुरंग बनाया गया था उसका नाम था अटल सुरंग। क्या है, अटल सुरंग, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था 2020 में। और 9.02 मीटर का है ये आपका लंबा, किलोमीटर में है। तो इतना लंबा क्या है, अटल सुरंग है। तो इसको भी याद रखेंगे, कहाँ है, रोहतांग दर्रे में है। और किस पर्वत श्रेणी में है, तो पूर्वी पंजाल, फिर पंजाल श्रेणी में है। और ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, यहाँ पहली बार हींग की खेती की शुरुआत किया गया है, यानी हींग की खेती की शुरुआत यहीं पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, यहीं पर आपको पहली बार नई शिक्षा नीति जो 2020 है यहीं पर लागू करने की घोषणा किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो कहाँ पर लागू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट अनुमान लगाई गई है, यानी कितना प्रतिशत इसके अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी। यानी विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो जुलाई आपको 1944 इसमें हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है आपको वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है डेविड मालपासा, यानी डेविड मालपास जो है ये इसका अध्यक्ष है। डेविड मालपास जो है इसके क्या है, आपको अध्यक्ष है, किसका, विश्व बैंक का। और विश्व बैंक द्वारा भी जारी किया गया कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था कितने नीचे जाएगी, तो 9.6% नीचे जाने की अनुमान लगाया गया है। भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है, भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत होती है वो आपको 1 अप्रैल से शुरू होता है। क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 मार्च तक होता है। क्या होता है, 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से शुरू होके जाएगा कहाँ, 31 मार्च नेक्स्ट वर्ष तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हिमा कोहली को जो है ये पहली महिला है तेलंगाना हाईकोर्ट की। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और इसके अलावा याद रखें अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट की चर्चा किया गया है, यानी आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट की चर्चा किया गया है। और इन लोगों की शपथ कौन दिलाते हैं, तो उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाता है। और याद रखेंगे तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में किया गया था। और इसकी राजधानी कहाँ है,
हैदराबाद है। राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है, जिसे जिनोम वैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा, यानी कैपिटल बिल्डिंग हिंसा जो है, जो अमेरिकी संसद है, अमेरिकी संसद है जिसका नाम है आपको कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। तो यहीं पर अभी हिंसा हुआ है आपको राष्ट्रपति चुनाव के बाद। अभी जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के कांग्रेस यानी संसद के द्वारा उनको राष्ट्रपति के रूप में घोषित करना था, जिसके कारण आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? हंगामा किया, हिंसा किया गया, जिसमें 4 व्यक्ति की जान भी चली गई, बहुत से लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस के द्वारा यहाँ पर बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये क्या था? डोनाल्ड ट्रंप जो है ये आपको रिपब्लिकन पार्टी के थे और ये चुनाव में हार चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी के ही आपको अब डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं आपको जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन है, जो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इनका शपथ होने वाला था 20 जनवरी को ही, तो जिसके बाद ये हंगामा हुआ। तो कैपिटल बिल्डिंग हिल्स कहाँ है? तो अमेरिकी संसद जो बना हुआ है इसी हिल्स पर है, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला है कि किस राज्य सरकार ने, देखिए, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, यानी किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए आपको शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी किसानों के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कहाँ से किया गया? उत्तर प्रदेश। यहाँ से याद रखें कृषक बंधु योजना शुरुआत किया गया था पश्चिम बंगाल से, और गुजरात से किसान सहाय योजना की भी शुरुआत किया गया था। सूर्योदय योजना भी गुजरात से शुरू किया गया था। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च करेगा? जो पूर्णतः लकड़ी से बना रहेगा वो जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। और चीन से याद रखें, चीन जो था एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पर अपना रोबोट भेजेगा। भेजने वाला भी देश दुनिया का क्या होगा? पहला देश होगा। और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला ये दूसरा देश कौन है? चीन है। इससे पहले अमेरिका था 1969 में और 2020 में चीन का होंगतुक जो गया था सैटेलाइट, ये झंडा फहराया कहाँ? आपको चंद्रमा पे। तो ये दूसरा देश था चीन। थल सेना के डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल शांतनु दयाल को नियुक्त किया गया है। जबकि मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो थल सेना प्रमुख है और आर.के. भदौरिया जो है वो वायु सेना प्रमुख है और के वेणुगोपाल जो है वो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी महान्यायवादी हैं, यानी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं। कौन? के वेणुगोपाल, जो सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखने का काम करते हैं। हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो रामलिंगेश्वर जो है ये ब्रह्मपुर में है। कहाँ है? उड़ीसा के ब्रह्मपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है आपको नवीन पटनायक के द्वारा। जो यहाँ के बीजू जनता दल की सरकार है, वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक के द्वारा ये शुरू किया गया। याद रखेंगे यहाँ हाल ही में आपको 2023 का जो हॉकी का विश्व कप होगा, तो यहीं पर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है और इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को आपको 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो राजस्थान ने यह घोषणा किया है कि अगर आप स्वर्ण पदक लाते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और आप पहले 75 लाख था, अब 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और कोई रजत पदक जीत के आता है तो उसे 2 करोड़ दिया जाएगा। जो कांस्य पदक जीत के आएगा उसे 1 करोड़ रुपया का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा किया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपको अशोक गहलोत। किस केंद्रीय मंत्री ने खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आपको टॉयथॉन 2021 लॉन्च किया है? तो ये स्मृति ईरानी और पोखरियाल निशंक जो है, रमेश पोखरियाल जो शिक्षा मंत्री हैं, और बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जो कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और पहला आपको खिलौना विनिर्माण के लिए क्लस्टर की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में। कहाँ की जाएगी? कर्नाटक में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना 2022-23 से शुरू हो जाएगा, मतलब काम करना शुरू हो जाएगा, सौर ऊर्जा मिलने लगेगा? वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में अंकेश्वर में। कहाँ? अंकेश्वर में। तो ये बनाया गया है, ये विश्व का पहला है। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू जो आया है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इसका नाम है, इसके द्वारा ज्यादा नुकसान हुआ जिसके कारण उस राज्य में आपदा घोषित कर दिया गया है? तो वो राज्य है केरल। केरल ने ये आपदा घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला है स्टैटिक जीके, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका रिवीजन करते रहिएगा हमेशा।
तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 का संबंध किससे है। तो ये 92वां संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ था हमारे संविधान में। इसका संबंध है दल बदल कानून से। यानी दल बदल कानून कहने का मतलब जब कोई राजनीतिक पार्टी का मेंबर जो होता है एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, उसको रोका कैसे जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई कैसे किया जाए, इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। कौन? आपको 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 में किया गया। तो इसको याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में नहीं था, इसके रूस के संविधान से लिया गया है और इसे 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपके संविधान में 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारे संविधान में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य। अब ये भाग 4 के क में है और अनुच्छेद पूछेगा तो आपको 51 के क में इसे शामिल किया गया है। इसे मौलिक कर्तव्य के, तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले नहीं था। और भूमि सुधार का संबंध जो है ये आपकी 9वीं अनुसूची में है। हमारे संविधान में टोटल अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची में ये शामिल किया गया भूमि सुधार और इसके लिए प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ। यानी प्रथम संवैधानिक संशोधन जो हुआ हमारे संविधान में 1951 ईस्वी में हुआ और इसी का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। और पंचायती राज में भी आपको संशोधन किया गया, इसको व्यवस्थित करने के लिए 73वीं संवैधानिक संशोधन। यानी 73वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या दिया गया? विशेषाधिकार दिया गया। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवसरव्य तरंग की आवृत्ति होती है। तो अवसरव्य तरंग कहने का मतलब इंफ्रासोनिक वेव। क्या है? इंफ्रासोनिक वेव। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के परिसर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अवसरव्य तरंग, एक होता है आपको श्रव्य तरंग और एक होता है पराश्रव्य तरंग। क्या होता है? पराश्रव्य तरंग। तो याद रखेंगे आपको इंफ्रासोनिक वेव, एडिबल वेव और इसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो अवसरव्य तरंग जिसकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए इसका जितना भी परिसर होगा किसमें होगा? हर्ट्ज में होगा। तो अवसरव्य तरंग जो होता है उसका आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है जिसे मानव नहीं सुन पाता है। क्या नहीं सुन पाता? मानव नहीं सुन सकता है। जैसे हृदय की धड़कन हो, इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। कुत्ता बिल्ली का जो धड़कन है, कुत्ता बिल्ली इसे सुन सकता है, इंसान इसे नहीं सुन सकता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो होता है उससे हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं, एडिबल वेव कहते हैं, जिससे हम लोग सुन पाते हैं। तो मानव बस केवल श्रव्य तरंग को ही सुन पाता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो वेव होता है, आवृत्ति होती है, उसे हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ये भी मानव सुन नहीं पाता। चमगादड़, पक्षी, व्हेल मछली, ये सब, कुत्ता, ये बिल्ली, ये सब इसे सुन सकता है, इंसान इसे नहीं सुन सकता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है और मीथेन का CH4 होता है रासायनिक नाम मीथेन का, और इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम लोग मार्स कहते हैं। धान के खेतों में भी ये गैस पाया जाता है। प्रश्न पूछते धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन ही पाया जाता है। और गोबर गैस में भी मीथेन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ से चलने वाली जो गाड़ियां होती है उसमें क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इथिलीन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। यानी फलों को पकाने में क्या करता है? मदद करता है। फलों को पकाने में मदद करता है। इथिलीन एक हार्मोन है जो पौधे में ही पाया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में काम करता है। जो जबकि एस्टिलीन जो होता है ये भी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में काम करता है। यानी जो तोड़ के लाते हैं उसके बाद पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एस्टिलीन का प्रयोग करते हैं। और एथिलीन जो होता है वो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है? यानी उसी परजीवी का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। और मलेरिया का जो वाहक मच्छर जो होता है उससे हम लोग मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। इसका वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। और मलेरिया रोग में जो होता है ठंड के साथ क्या होता है? बुखार होता है। और किस मच्छर काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर से। और उसमें परजीवी कौन जाता है? तो प्लाज्मोडियम जाता है। कौन जाता है? प्लाज्मोडियम जाता है। उसके अलावा याद रखेंगे लिस्मनिया डोनामानी जो परजीवी है इससे क्या होता है? काला जार होता है। क्या होता है? काला जार होता है। और इसका वाहक जो मच्छर होता है उसे बालू मक्खी या सिकता मक्खी कहते हैं। बालू मक्खी या इसे सिकता मक्खी कहते हैं। और ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये परजीवी के कारण क्या होता है? आपको सोने की बीमारी होती है। क्या होती है? सोने की बीमारी होती है, जिसे निंदारू रोग कहते हैं। सोने की बीमारी होती है। और इसका वाहक जो मच्छर होता है उसे सीसी मक्खी कहते हैं। इसका वाहक क्या होता है? सीसी मक्खी। उसे क्या कहते हैं?
तो सीसी मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सीसी मक्खी कहते हैं इसका वाहक। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क का भाग है। क्या हो? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो हाइपोथैलेमस में ये पाया जाता है। और इसे हम लोग हाइपोथैलेमस पाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या इसे हम लोग आपको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमस में मटर के दाने के समान होता है और जितने भी हार्मोन स्रावित होता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। मस्तिष्क का एक भाग है, अगर मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस, उसी में पाया जाता है मटर के दाने के समान। यानी देखने में छोटा है लेकिन काम इसका बहुत है। यानी सारे हार्मोन को आपको नियंत्रित करने का काम करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है रक्तदाब, भूख, प्यास सबके नियंत्रण करने का काम करता है। इसी से पता लगता है कि भूख लगा है कि प्यास लगा है। और रक्तदाब को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के निचले भाग में ही पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसे हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? आपको जितने भी हार्मोन स्रावित होता है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। यानी एक समाज सुधारक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण के ये पितामह कहते हैं किनको? राजा राम मोहन राय को। इनको राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। इन्हें राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आप इस सती प्रथा संबंधित कानून लाया गया था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसे लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था। विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था। इनमें इनका अहम भूमिका था। किनका? आपको राजा राम मोहन राय। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। और इन्हीं के समय सती प्रथा को समाप्त किया गया था। और इनमें सहयोग कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। 1856 वाला भी डेट याद रखेंगे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। यानी विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1856 में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और इसमें विद्यासागर जो थे अहम भूमिका निभाए थे। और 1835 ईस्वी में मैकाले ने शिक्षा संबंधित प्रस्ताव रखा था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रस्ताव कब रखा गया था? 1835 ईस्वी में। किसने रखा था? तो लॉर्ड मैकाले ने रखा था। और 1857 में भारत में बहुत बड़ी क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पहले आता है फिर राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा का विशेषाधिकार नहीं होता है। जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर जाता है राज्यसभा में तो उसे 14 दिन के अंदर उसे पारित करना होता है। अगर न भी पारित करेगा तो उसे पारित किया जा सकता है। और धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। इसको परिभाषित करने वाला व्यक्ति का नाम है लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है उसे परिभाषित करने का काम कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक को परिभाषित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। यानी हमारे संविधान में बजट के स्थान पर क्या चर्चा किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में। जबकि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की चर्चा किया गया है। अध्यादेश करने का मतलब जब संसद के सत्र नहीं चलता है उस स्थिति में किसी कानून की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश का काम वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का महत्व जितना होता है उतने अध्यादेश का भी महत्व उतने होता है। और अनुच्छेद 124 जो होता है इसमें आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में है। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आपके खासकर एयरफोर्स नेवी की जो एग्जाम होती है उसमें मंदिर से भी प्रश्न एक आता ही रहता है हमेशा। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। पुरी में ही आपको कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। और कलकत्ता में क्या है? काली मंदिर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो झरना है वो कौन है? तो उसका नाम है जोग जोग या गोरसापा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर है। क्या है? शरावती नदी पर है जो जोग या गोरसापा जलप्रपात है। और इसका नाम अब रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जोग या गोरसापा जलप्रपात को ही कहते हैं जो शरावती नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर है। और हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये भी कहाँ है? आपको झारखंड में। और पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है और ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में ये है। अगला है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पर्वत का श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? यानी कहने का मतलब आपको नीचे वाला जो इधर वाले को पश्चिमी घाट कहते हैं, इधर वालों क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। यानी दोनों का सम्मिलित रूप कहाँ होता है, कहाँ पर ये मिलता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मिलता है कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ मिलता है? नीलगिरी पर्वत पर ये मिलान बिंदु होता है। डायरेक्ट याद रखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु क्या है? यानी पश्चिमी घाट इधर वाले कहते हैं, इधर वाले को पूर्वी घाट कहते हैं, क्योंकि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दोनों का मिलान बिंदु क्या है? नीलगिरी पर्वत है। कौन है? नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कलसुबाई जो है ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी को हम लोग कलसुबाई कहते हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। और इधर जो पश्चिमी घाट पर आपको 5 राज्य है, यानी गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये जो 5 राज्य जो है वो पश्चिमी घाट पर है जो अरब सागर की ओर है। किधर है? अरब सागर की ओर है। और जबकि इधर 4 राज्य है आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इस तरह भारत में 9 राज्य है जो समुद्र तटीय राज्य है। कितने राज्य है? 9 राज्य है जो समुद्र तटीय राज्य है। तो इस तरह से कुछ स्टैटिक जीके था, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।